गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसीज। तो जो सब कैटेगराइजेशन के लिए जो एक कमीशन बनाया हुआ है, एक उसको जो है यूनियन कैबिनेट ने 11th एक्सटेंशन दिया 6 महीने के लिए दोबारा से, ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। तो आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको कमीशन को बनाया गया था, ताकि हम जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है उसको रिवाइज कर सकें। अब हुआ क्या कि जो जितने भी कमीशन आज तक बने हैं, सब ने सोशल बैकवर्डनेस का ही एक क्राइटेरिया रखा है ये डिसाइड करने के लिए कि ओबीसीज जो हैं वो कौन है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसने 1955 में रिपोर्ट दी थी, जिसको हम कालेकर रिपोर्ट भी कहते हैं, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो सब कैटेगराइजेशन है वो ओबीसीज में होनी चाहिए। सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने रिजर्वेशन दी हुई है ओबीसीज को, उसमें भी एक तरह से सब कैटेगरीज होनी चाहिए कि ये ज़्यादा बैकवर्ड हैं, ये कम बैकवर्ड हैं, और ये बिल्कुल भी जो है बैकवर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब या फिर दो तरह की वो हो सकती है इसके अंदर बेसिकली, कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड है या फिर नॉर्मल जो है वो बैकवर्ड है। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन किस किस क्राइटेरिया पे हो सकती है वो उन्होंने प्रपोज किया था। फिर मंडल कमीशन में भी एक मेंबर थे LR नायक जी, उन्होंने कहा था कि दो कैटेगरीज ओबीसीज के अंदर होनी चाहिए, इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो ऑफकोर्स जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनको ज़्यादा कोटा मिलेगा, और जो इंटरमीडिएट हैं या फिर जो मॉडरेटली बैकवर्ड हैं उनको थोड़ा कम कोटा मिलेगा। ठीक है, फिर 2015 में भी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो बना था, जस्टिस ऐश्वर्या के अंडर जो बना था, उन्होंने तो 3 कैटेगरी बोली थी कि ओबीसीज के अंदर तीन कैटेगरी होनी चाहिए। फर्स्ट होनी चाहिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको सबसे ज़्यादा कोटा के बेनिफिट्स मिले, फिर मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तीनों का उन्होंने बोला था कि ऐसी 3 कैटेगरीज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के कहने पे प्रेसिडेंट ने जो है आर्टिकल 340 के अंदर एक जस्टिस श्रीमती जी रोहिणी के अंदर एक कमीशन बिठाया हुआ है, जो ये अब चल रहा है, जिसको 11th एक्सटेंशन मिला है, और ये अब सेंट्रल लिस्ट को अपडेट करेंगे और ओबीसीज के अंदर सब कैटेगराइजेशन का जो काम है वो करेंगे। ठीक है, अब जो है ये देखेंगे कि क्या सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। तो ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 8 से 10% का जो कोटा है, 27% कोटा में से वो 1900 कास्ट जो हैं उनको देने की, उसमें उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये सबसे पहली ऐसी गवर्नमेंट मैंडेटेड एक्सरसाइज हो रही है। अब देखो, पहले अलग अलग रिपोर्ट्स तो कह रही हैं लेकिन गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं कहा। इस बार गवर्नमेंट ने पहली बार सब कैटेगराइजेशन के लिए एक स्पेशली एक कमीशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है। 2017 में प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है सब कैटेगराइजेशन की। अब देखो, 2600 के आसपास कास्ट्स हैं, उसमें से 1900 जो कास्ट्स हैं, उन 1900 में से 50% तो जो कास्ट है उनको सिर्फ 3% कोटा के बेनिफिट्स मिले हुए हैं, और जो 1900 के 50% बाकी बचे उनको तो कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिले, ज़ीरो बेनिफिट्स। तो मतलब बहुत स्मॉल सेक्शन है ओबीसीज की, बहुत कम कास्ट ऐसी स्मॉल सेक्शन ऑफ कास्ट हैं जो सारा का सारा बेनिफिट्स जो है वो लायंस शेयर जो है वो अपने पास जो है वो उसको कॉर्नर करके बैठी हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ऑफ कोर्स हमारा काम यही है कि इक्वल बेनिफिट्स मिले, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है बेनिफिट्स की उनको ज़्यादा मिले, तो उसी के लिए ये सब कैटेगराइजेशन की जा रही है। Okay, so now let us see this topic in English. Sub-categorization within OBCs. So the uh, commission which was constituted under the Article 340 of the Constitution to examine the issue of sub-categorization within the OBCs in the central list, it has got the 11th extension from the Union Cabinet recently. So what was happening since, let us see the background. All the commissions, majorly all the commissions have used the social backwardness as the sole criteria to identify these other backward classes. The first backward classes commission, which gave its report in 1955, also known as the Kalikar report, it said that there should be sub-categorization within OBCs into backward and extremely backward communities. So of course, extremely backward communities will get major benefits and backward communities will get comparatively less benefits. Okay, similarly a dissent note was given by the a member of the Mandal commission
and he proposed that there should be sub-categorization with intermediate and depressed backward classes. A similar recommendation was given by National Commission for OBCs member Justice Eswarya ji in 2015, where he said that there should be a sub-categorization within OBCs into extremely backward classes, more backward classes, and backward classes. Okay, so this time in October 2017, for the first time in the history of independent India, the government, rather the President of India, constituted a commission under Article 340 of the Constitution under Justice Rohini, so that they can recommend how this subcategorization has to be done. Okay, so this commission has a mandate to examine the issue of subcategorization within OBCs, and it is possible, the news reports are saying, that between 8 to 10% of the 27% quota, of course, OBC quota has 27%, so between 8 to 10% of this quota will be given to 1900 castes, which are hugely underrepresented in this reservation criteria. Okay, so as I've told you, this is the first government mandated exercise. So what is the need to do this subcategorization? Because it was found that almost 1900 castes out of these 2600 castes, almost 75% of the castes have been severely underrepresented. Out of these 1900 castes, almost 50% have less than 3% of reservation, and the rest of the 50% of this 1900 have zero benefits, okay, in the last 5 years. So what does it mean? It means that a very small section out of just 700 castes are cornering the lion's share or the lion's benefits under this OBC reservation criteria. Okay, so there is a need to subcategorize these castes so that these benefits can be equally distributed within these OBC castes. Okay. So now let us see the next topic, which is SOPs for Indian shipping companies. तो यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम निकाली है कि जो इंडियन शिपिंग कंपनीज, अगर जो अब समझ लो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, वो कोटा जब वो टेंडर निकालते हैं कि हमने बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट का जो वो टेंडर निकलता है बाहर से सामान इंपोर्ट करने के लिए, तो उसमें जो शिपिंग कंपनीज अप्लाई करती हैं उस टेंडर के लिए, उसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज को फायदा हो सके, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो शिप्स जो हैं वो 1 फरवरी 2021 के बाद फ्लैग हुई हैं इंडिया में. फ्लैगिंग मतलब क्या होता है? शिपिंग की लैंग्वेज में होता है कि रजिस्टर हुई हैं इंडिया में. ठीक है, तो जो शिप्स जो हैं 1 फरवरी 2021 के बाद इंडिया में रजिस्टर हुई हैं और वो 10 साल से कम पुरानी हैं, तो उनको 15% तक का सपोर्ट मिलेगा. जितना जो लोएस्ट बिडर है, जो अब समझ लो लोएस्ट बिडर अमेरिका की कंपनी है, उसने कहा कि मैं 1000 रुपये में जो है आपको वहाँ से शिप करके ले आऊँगे आपको जो सामान चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स इतनी कम अमाउंट नहीं होगी, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ. और जो L1 कंपनी, वो कौन सी हुई? अमेरिकन. वो सबसे कम दाम में लाने को तैयार हो गई है, उसने टेंडर में सबसे कम दाम भरा है. लेकिन एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसने बोला है कि मैं 1200 रुपये दूंगी, 1200 में जो है वो आपको जो है वो ये सामान ले आऊँगी. तो इंडियन गवर्नमेंट क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, 15% जो कोट है उतना, मतलब कि 15% कितना हुआ? L1 का कितना हुआ? L1 का 15% कितना हुआ? 1000 का 15% कितना हुआ? 150 रुपये. तो 150 रुपये जो है वो उतना प्राइस सपोर्ट, सब्सिडी सपोर्ट जो है वो इंडियन कंपनी को दे देगी, ताकि वो अपना प्राइस कम कर ले. ठीक है, और इंडियन जो कंपनी है, इंडियन शिपिंग कंपनी है, वो जीत जाए वो टेंडर. ठीक है, और या फिर या तो इतनी सब्सिडी का सपोर्ट होगा, या फिर जो असल डिफरेंस है बिटवीन कोट जो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का, मतलब इस केस में हमने 1200 लिया था ना, तो 1200 इंडियन कंपनी कह रही थी और 1000 अमेरिकन कंपनी कह रही थी, तो 200 रुपये बना उनका डिफरेंस. तो एक्चुअल डिफरेंस है 200 रुपये, और जो L1 कंपनी का जो है 15% सब्सिडी सपोर्ट जितना हम सोच रहे थे वो 150 रुपये. तो इनमें जो सबसे कम कौन सा बन रहा है? वो 150 बन रहा है. तो 150 रुपये का सपोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कंपनी को दे देगी, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जीत जाए और वो 1000 रुपये में हमारा सामान वहाँ से ले आए. ठीक है, तो अब जो है
एक और इसके अंदर क्राइटेरिया है, जो शिपिंग कंपनी शिप जो है इंडिया में फ्लैग हुई है आफ्टर 1 फरवरी, लेकिन वो 10 से 20 साल पुरानी है, तो उनके लिए जो ये बेनिफिट्स हैं वो 10% के हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें कहा है कि जो शिप्स इंडिया में ऑलरेडी फ्लैग हुई हुई थी 1 फरवरी 2021 से पहले ही, लेकिन वो 10 साल से कम पुरानी है, तो उनको 10% का सपोर्ट है, ठीक है। फिर जो इंडिया में ऑलरेडी 1 फरवरी 2021 को जो है वो फ्लैग हुई थी, मतलब रजिस्टर हुई थी उससे, और वो 10 से 20 साल पुरानी है, उनको 5% तक का है कोट, उनको 5% तक का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब जो है इसमें कहा है कि जितना भी हम सब्सिडी सपोर्ट दे रहे हैं वो हर साल 1% कम होता रहेगा, जब तक वो 10% या 5%, जो भी आपका मतलब आ रहा है। जैसे आप समझ लो 15% का जो एक कोट था, इसमें मतलब जब तक ये 10% पे नहीं पहुंच जाएगा तो उतना तब तक हर साल जो है वो 1% कम करते रहेंगे। मतलब आज इस साल 15% है, अगले साल 14%, 13%, 12%, 11, फिर 10 से नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। ऐसा ही इसके 10% वाले के केस में, जो इसमें 10% का सपोर्ट मिल रहा है, 10% ऑफ द कोट ऑफर्ड बाय द L1, इस केस में जो है वो हर साल 1% कम जाएगा, और जो है वो 5% से कम नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि जो इंडियन वेसल्स जो हैं, अगर जो L1 बिडर समझ लो, जो हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें सबसे कम बिडिंग जो है वो अगर इंडियन वेसल नहीं करती है, तो जो है वो कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। अब समझ लो कि जैसे मैंने एग्जांपल जो अमेरिकन कंपनी का 1,000 रुपये लिया था, अगर वो अमेरिकन की बजाय कोई इंडियन कंपनी ही होती तो ऑफ कोर्स उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, फिर उस केस में जो है इंडियन किसी भी बिडर को जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जो है ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जो भी बजटरी सपोर्ट किसको मिलेगा, डायरेक्टली मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी ये इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो शिप्स 20 साल से पुरानी हैं उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अब ये पूरा एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, अब आप सोच रहे हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारी इंडिया में जो है शिप्स जो है वो रजिस्टर हों आके, और इंडियन शिप्स जो हैं वो जब ज़्यादा रजिस्टर होंगी, ज़्यादा वो देखने को मिलेंगी, जब वो मतलब ट्रेड रूट्स पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो इंडिया का एक तरह से ये शिपिंग जो इंडस्ट्री वो बढ़ेगी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब इंडिया की जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वो इंडियन शिपिंग कंपनीज को ही मिलेंगे, तो शिप्स को ही मिलेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ज़्यादा जो है वो एक तरह से एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर जो शिप्स, अगर बिजनेस मिल रहा है शिप्स को, तो उनको ऑन बोर्ड के लिए भी लोग चाहिए होते हैं ना, यंग कैडेट्स चाहिए होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसी बहाने जो है वो ट्रेनिंग भी हो रही है उनकी, और वो बाद में तैयार हो जाएंगे इस पे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। फिर इंडियन सी फेयरर्स का, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ग्लोबल शिपिंग में जो है वो शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगी, जब एंसिलरी इंडस्ट्रीज, अब जो शिप्स होंगी वो उनको कुछ ना कुछ रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, बैंकिंग वो करेंगी आके यहाँ पे, या अलग अलग तरीके से जो वो इंडिया में एंगेज करेंगी, तो उससे हमारे इंडियन जीडीपी में भी जो है वो हमको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। So now let us see this topic in English. SOPs for Indian shipping companies. So Union government has approved a scheme that it will be providing 1624 crore rupees over the next 5 years to as a subsidy to Indian shipping companies in global tenders which are floated by the Union government ministries and central public sector units for the import of government cargo. So there are certain types of benefits or subsidies which are announced by the government. Okay, so in the first case, let us take an example that the Union Ministry of Finance wants to import something from America. Okay, so an American shipping company, an American ship basically has bid for 1,000 rupees. Okay, that they will be they will be helping to import, they will be helping our Union Finance Ministry to import that particular machinery or anything from America for 1,000 rupees, and the Indian shipping company has bid for the same for rupees 1,200 rupees. Okay, so there is a price difference of 200 rupees. So how the government will be helping this Indian shipping company so that it wins the tender? They will be giving a subsidy support of almost 15% of the quote by the L1 foreign shipping company. So American company which said that they will be importing this for 1,000 rupees. So 15% of that is 150 rupees. And the price difference between the
foreign shipping company and the Indian shipping company is 200 rupees. 1200 minus 1000 is 200 rupees. So whichever is less between these two amounts, 150 or 200, that amount will be given as a subsidy support to Indian company so that it reduces its prices and wins the tender. Okay, so there are certain conditions. If the ship is flagged in India after 1st February 2021 and it is less than 10 years old, then there are certain the amount of subsidy is different. Okay, so flagging means registered in India. Okay, and similarly, there is a provision that if these companies are already flagged before 1st February 2021, then the subsidy support would be different. Okay, so all this is being done so as to uh, enhance the business of Indian shipping companies. Okay, and it will help the other foreign ship companies to get registered in India or to get flagged in India. Okay, so it will be boosting the business of our shipping industry. It will help us to revive the shipping industry in India. Okay, and there is a condition that ships older than 20 years will not be eligible in this scheme. Okay, and what will be the impact of this scheme? It will generate employment, of course, when direct employment will be generated to Indian seafarers, because we are saying that only Indian flagged shipping companies will be able to win the contract. We are manipulating this contract so that Indian seafarers or Indian shipping companies get the benefit. Then direct employment will be given to Indian seafarers. Okay, so all those Indian shipping companies who will get the business out of the government, then they will be needing some young cadets, okay, on their ship, so they will provide them training. So in that case, we will end up giving training to all these young boys and girls who will be onboarded on these ships. Okay, and similarly, it will enhance the share of Indian seafarers in global shipping, because the business of this Indian shipping industry will increase, and it will help us to grow our share in the shipping industry. It will also generate indirect employment, because just imagine how these Indian shipping companies are coming to India. They will be doing business with other industries such as banking, and they will get their ship repaired or something. So ancillary industries will also get a boost, and this will contribute to the Indian GDP. Okay, so next topic is नेशनल आयुष मिशन. तो यूनियन कैबिनेट ने जो नेशनल आयुष मिशन है उसको 2026 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो आपको पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी खुद की मशीनरी के साथ. गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया सिर्फ उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ऑलमोस्ट 60% इन नॉर्मल स्टेट्स और 90% इन सम स्टेट्स. ठीक है, तो ये मिशन जो है ग्रांट्स देने का मिशन है कि आप जो आयुष की जो है, जैसे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का जो है वो डेवलपमेंट और प्रमोशन हो सके. ठीक है, उसके लिए ग्रांट्स दी जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा. और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं दिए गए हैं स्टेट्स को कि आपको ये इतने तो करने ही हैं. ठीक है, फिर क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी स्टेट्स बनाएंगी, लेकिन उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. ठीक है, अब इसमें टारगेट तो ये रखा हुआ है कि 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स बनाए हम हर जगह पर, और 12,500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स कंट्री में बनाए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले लोगों को आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज का, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़े स्टेट्स की कि वो आयुष जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें. फिर मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करने का भी जो है वो इसमें एक ऑब्जेक्टिव है. फिर ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे क्लस्टर्स बना दिए जाएं स्टेट्स में जहां पर आयुष सर्विसेज अवेलेबल लोगों को मिल जाए. ठीक है, अब जो है इम्पैक्ट भी यही है इसका. ठीक है, इंक्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और ट्रेन्ड मैन पावर एंड ऑल दैट. ये सारी जो है ये इम्पैक्ट इसका होगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. National Ayush Mission. So the Union government has approved the continuation of National Ayush Mission for the next 5 years till 2026. So this mission basically aims to provide grants to the states as it is a, just a minute. So as this is a
centrally sponsored scheme, so states will be implementing this mission according to their own judgment. The state government machinery will be implementing this mission, and the central government will be providing the financial support only. Okay, in some cases the financial support is 60% to the states, but in special states up to 90% of the funding is provided by the central government. Okay, so, as this is a centrally sponsored scheme, no specific targets have been fixed by the government of India or to the states, and public health is being a state subject. Ayush hospitals and dispensaries will be set up under the state or UT governments, and financial assistance for the same will be provided by the union government. Okay, they have a mission or a vision to set up 50 bedded integrated Ayush hospitals and almost 12,500 Ayush health and wellness centers in the country in a holistic wellness model. So objectives are simple. We want to provide universal access through upgrading Ayush hospitals and dispensaries. We want to strengthen the institutional capacity of the states so that they can provide these Ayush services. We want to support the cultivation of medicinal plants, which will be used in Ayush hospitals or wellness centers. And we also wish to establish such clusters where Ayush services will be provided in the states or UTs. Okay, so now let us see the next topic, which is Committee on Longevity Finance. Longevity का मतलब क्या होता है? ज़्यादा लंबी उम्र. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है. ठीक है, अब इसमें नाम याद रख लेना. कुछ एग्जाम्स में आपको ये पूछ भी सकते हैं, कोई पता नहीं होता एग्जाम्स में, वो नाम पूछ सकते हैं कि काकू ना खाते और गोपालन श्रीनिवासन कमेटी किसके लिए बनाई गई है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्जिविटी फाइनेंस जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई है. तो ये लॉन्जिविटी का मतलब क्या होता है? अब जो है, अगर लोगों की जो है एक्सपेक्टेड एज जो होती है, जो आपका लाइफ स्पैन है, वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, समझ लो कि एवरेज एज जो है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो 90 ईयर्स हो जाए या 100 ईयर्स हो जाए, लोग मतलब 90 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं, तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ना. जैसे कि आप सोच लो पेंशन फंड्स, उनको बहुत लंबे टाइम तक उनको पेंशन देनी पड़ेगी. ठीक है, फिर जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, उनको बहुत लंबे टाइम तक उनको जो है जो इन लोगों को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स देने पड़ेंगे. तो बैंकिंग से लेके इंश्योरेंस से तक जो है बहुत सारी ऐसी और इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन लीगल फर्म्स जो हैं कुछ ऐसी, उनको भी जो है इनको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसको देखते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है कि वो देखे कि इस लॉन्जिविटी फाइनेंस का क्या हम इंडिया में कोई एक हब बना सकते हैं, कि वर्ल्ड वाइड जितने भी जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जिसको हम सिल्वर जनरेशन कहेंगे. सिल्वर जनरेशन कौन सी होती है? 60 अबव एज के जो लोग हैं, उनकी स्पेंडिंग, कंबाइंड स्पेंडिंग पावर हमने देखा है कि $15 ट्रिलियन तक की है. ठीक है, और ये जो एज है ये बढ़ती जा रही है. बाय 2040 कहा जा रहा है कि हमारी वर्ल्ड में सिल्वर जनरेशन के लोग ज़्यादा होंगे और अंडर 20 पीपल कम होंगे. ठीक है, तो इससे चैलेंजेस तो आएंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ताकि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर सकें ताकि जो हमारी जो ये सिल्वर जनरेशन है इनको वो सूट कर सके. ठीक है, तो अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में डिज़ाइन होए, इंडिया में इसका ये लॉन्जिविटी फाइनेंस हब बन सके, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कमेटी बनाई गई है. ठीक है, अब देखो लॉन्जिविटी रिस्क क्या होते हैं, मैंने इसमें ही आपको एक बता दिया जिसको समझ ना आया हो, कि पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो हैं वो बढ़ने लग जाएं. ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो कम हो जाएं. ठीक है, और अगर उसको मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट हों, मतलब उसके बारे में असल इन्फॉर्मेशन ना हो, तो भी जो है इनकी पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनके बिजनेस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन जो है और रिटायरमेंट एज के बाद बहुत ज़्यादा लंबी उम्र तक रहने वाले लोग जो हैं वो इन पेंशन फंड्स या फिर जो है जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले जो इंश्योरेंस कंपनीज, इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इनके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, इवन थोड़ा सा भी अगर मैनिपुलेशन हो जाए इस डेटा में तो इनकी बिजनेस के ऊपर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है. अब ये इम्पैक्ट कैसे करता है? गवर्नमेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर एजिंग बढ़ जाती है? ठीक है, तो उनको जो है रिटायर्ड इंडिविजुअल्स को बहुत लंबे टाइम तक पेंशन देनी पड़ती है, उनके हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना पड़ता है. फिर कॉर्पोरेट कंपनीज जिन्होंने अपने लोगों को प्रॉमिस किया होता है कि वो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखेंगे टिल देयर डेथ, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है. उनकी जो रिटायरमेंट फंड है वो उनको देना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल हो सकती है. ठीक है, इंडिविजुअल्स जिन्होंने कोई भी
गवर्नमेंट की जो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी नहीं है और उन्होंने कोई स्कीम भी नहीं ली हुई थी, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनको बहुत लंबे टाइम तक अपने रिटायरमेंट के बाद अपना जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा खुद, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमको ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे ना फाइनेंस के या इन्वेस्टमेंट्स के, ताकि जो है हम उस चीज़ को भी सोच सकें कि हाँ, अगर किसी केस में 100 साल तक कोई इंसान जीने लग गया तो क्या होगा, और हम उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आने चाहिए, ठीक है। सो उसी के लिए ही जो है एक एक्सपर्ट कमेटी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. कमेटी ऑन longevity finance. So union finance ministry has constituted an expert committee co-chaired by Miss Kaku Nakhate and Mr. Gopalan Srinivasan. I'm taking these names because in certain exams these names become important also. Okay, so this committee will recommend how longevity finance can be explored in India and how India can become a hub for this longevity finance. So longevity means increased life expectancy amongst our population. So currently, let us assume that these banking, insurance companies or health or pension companies, they are assuming that generally people live for less than 70 years. Okay, so they design their products according to that. Okay, that you will be paying such and such premium because they are thinking that this person will live for maximum 70 years or 72 years or 75 years. But in case this life expectancy increases to tremendously to 80 years or maybe 90 or 100 years, then they're all the products that they have offered, they have offered the products using the criteria of 70 to 75 years, but people are living for 100 years or 90 years, then these companies will suffer losses. So as we have been witnessing that the population of silver generation, so silver generation is the population which is 60 years and above, so this population is increasing, and we can see that by 2040 this population will be more than the people under the age of 20 years. Then we will have to design such products which will cater to the needs of this silver generation, which will be in majority by 2040. Okay, they have a combined spending power of $15 trillion currently, and by 2040 this power will also increase. So we will have to redesign our products, and we will have to design new products for these people as this longevity is increasing. So the average life expectancy is increasing day by day because of modern medicinal science development and technological development. That's why we need new innovative products to cater to this population. Okay, so how does this longevity impacts us? So for the governments, they will have to give pensions for a very long time. They will have to take care of the people of their people for a very long time, the healthcare of their people for a very long time. The corporate sponsors who give retirement fund benefits and health insurance obligations for their employees, they will have to take care of their employees for a very long time. Similarly, individuals who are neither the government employees or those who have not taken any financial products for their retirement, they will have to take care of themselves for a very long time. So it impacts everyone almost. So that's why innovative investment products are needed, so that we can expect that if in case longevity increases because of development in science, then we will be able to maintain this business of insurance or pension funds or similar banking or similar businesses, and without going bankrupt or without suffering losses. Okay, so now let us see the next topic, which is first green hydrogen mobility project. तो REL जो कि NTPC के एक सब्सिडरी है, उन्होंने MOU साइन किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ, क्योंकि वो लद्दाख में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो है वो लद्दाख को NTPC हेल्प करेगी कि एक कार्बन फ्री इकोनॉमी बनने के लिए 5 हाइड्रोजन बसेस चलाई जाएंगी और एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी लगाया जाएगा और उसी सोलर प्लांट से हाइड्रोजन जनरेट की जाएगी. उसी हाइड्रोजन से वो बसेस भी चलेंगी. ठीक है, अब इंडिया में सबसे पहली जो है वो लेह बन जाएगा, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट चल रहा है. ठीक है, इससे सच में इन रियल सेंस जो है वो जीरो एमिशन मोबिलिटी हम इंश्योर कर पाएंगे. ठीक है,
ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट मंथ भी पढ़ा था इसके बारे में हमने। ग्रीन हाइड्रोजन होती है कि जब आप रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हो, हाइड्रोजन को अलग करते हो, ऑक्सीजन को अलग करते हो, और उस हाइड्रोजन को आप यूज़ करते हो बसेस को चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन को चलाने में। तो आपका पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके आपके जो व्हीकल का चलना वहां तक पूरा का पूरा प्रोसेस वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेसिस है, उसको बेस्ड है, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो 3 तरह की होती है हाइड्रोजन जो है। एक तो होती है कि आपने ग्रे हाइड्रोजन, आपने फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, मतलब कोल, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल से चलते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, उससे आप पानी को तोड़ के हाइड्रोजन जो जनरेट कर रहे हो, तो ये आपका जो है वो ग्रे हाइड्रोजन है, आपने ग्रे हाइड्रोजन जनरेट किया, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है वो तो कोल से यूज़ की थी ना, इसलिए वो टोटली जो है वो ग्रीन नहीं है। दूसरी होती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन होती है कि आपने किया तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है जो है इलेक्ट्रिसिटी बना के हाइड्रोजन को बाद में बनाने के लिए, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन निकला है उसको आपने कैप्चर कर लिया या स्टोर कर लिया है, तो वो कंपैरेटिवली बेटर है ग्रे हाइड्रोजन से, ठीक है, उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें आप रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का यूज़ कर रहे हो, और उससे प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करके आप पानी को तोड़ते हो इलेक्ट्रोलिसिस करके, और और जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और यही जो है ये प्रोजेक्ट बनाने वाली है एनटीपीसी लेह लद्दाख में, ठीक है। So now let us see this topic in English. First, Green Hydrogen Mobility Project. So REL, which is the subsidiary of NTPC, they have signed an MOU with Ladakh that they will be establishing the first hydrogen mobility project in the region. This will be the first project in the country where this hydrogen buses will be running, and the hydrogen which is generated from a solar plant, that is green hydrogen. This green hydrogen will be fueling these buses. Okay, so this will be the first green hydrogen mobility project in the country. And what is green hydrogen? So basically, when you produce hydrogen from a renewable source of electricity, then it is called green hydrogen. So what you do is you are producing electricity using solar energy, and that electricity is working as to break down the molecules of hydrogen and oxygen in the water using electrolysis technology. Then from the generation of electricity to the transportation of your vehicle, everything is renewable and nothing is emitting carbon. Then this entire process of generation of hydrogen is called green hydrogen. Okay, so there are 3 types of hydrogen. The first one is gray hydrogen, in which the fossil fuels are used, like you are using the electricity generated from a thermal power plant to break down the water molecules so that you can generate hydrogen. In that case, that hydrogen which will be generated will be called gray hydrogen. In the second case, you are of course using fossil fuels to generate electricity, but you are capturing the carbon which is emitted by these fossil fuels and storing it. Then when you are generating hydrogen, that hydrogen will be called as blue hydrogen. Similarly, I've explained that green hydrogen is an entirely carbon free chain, because from the generation of electricity to the generation of hydrogen, entire process is carbon free, and it is generated from the use of renewable power sources. That's why it's called green hydrogen. Okay, so now let us see the next topic, which is रीवाइल्डिंग। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, उन्होंने एक कोशिश की है कि एक 9 मंथ ओल्ड कब है उसको जो है वो 2 साल के बाद जो है, कैप्टिविटी के 2 साल के बाद उसको वापस जो है वो जंगल में या फिर जो है वाइल्ड एरियाज में, बेसिकली जंगल में ही वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये रीवाइल्डिंग का प्रोसीजर होता क्या है? रीवाइल्डिंग जो है हमारे जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो डिफाइन करती है कि अगर कोई जो है ऑर्फन हो गया टाइगर, या फिर जो कब्स होते हैं जो उनके टाइगर कब्स, वो अगर ऑर्फन या अबैंडन हो गए तो 3 तरह से उनको हम वापस जो है वो नॉर्मल हम सिचुएशन में ला सकते हैं। पहला तो उसको उसकी माँ के साथ ही जो है वो रीयूनाइट कर दो, ठीक है। अगर
सोच लो कि उसकी माँ नहीं रह गई है, वो मतलब नहीं पता है, या फिर वो नहीं है अब जिंदा, तो दूसरा केस होता है कि उसको जू में शिफ्ट कर दो। तीसरा केस जो होता है वो होता है री इंट्रोडक्शन ऑफ कब इनटू द वाइल्ड, और यही वो ऑप्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुश्किल कंसेप्ट होता है कि क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो वाइल्ड एरियाज में रहना नहीं पसंद करता, या उसको जो बाकी वाइल्ड जो जो टाइगर्स होंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके जो है चांस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो NTCA जो है वो कहता है कि कैसे इसको जो है प्रोसेस को हमको कंप्लीट करना है। पहले तो उसको जो कब है उसको इन सितु एनक्लोजर मतलब ऐसा माहौल में रखो कि जैसा वो वाइल्ड ही एरिया है, ठीक है। तो ऐसे ही एनक्लोजर में कम से कम 2 साल तक रखना पड़ेगा, और उसको जो है वो कम से कम अगर उसने 50 जो है वो किल्स कर दिए हैं तभी वो इतना कैपेबल है, आप ये सोच सकते हो कि तब वो इतना कैपेबल है कि वो वाइल्ड एरियाज में रह सकेगा, ठीक है। फिर उसको जो मतलब जो जो लोग उसका ख्याल रख रहे हैं उस 2 साल के दौरान, वो उसको टाइगर का मास्क पहन के आएंगे और टाइगर के क्लोथ्स पहन के आएंगे, उसको ह्यूमन दिखने ही नहीं चाहिए, मतलब एक तरह से, ठीक है। वो अपने ऊपर जो है वो टाइगर यूरिन और फीसीज लगा के आएंगे ताकि उसको लगे कि ये टाइगर ही है, ठीक है। उसको ह्यूमन जो है वो बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए पूरे उस 2 साल के पीरियड में। और उसको हमको ये भी इंश्योर करना है कि उसकी हेल्थ और जो उसकी डिस्पर्सिंग एज मतलब क्या होता है कि ऐसी एज पर पहुंच जाना एक कब का, मतलब 2 साल या 4 साल या जितना भी एज होती है, कि वो अब वाइल्ड दूसरे एरिया में जाने को तैयार है, वहां पर वो जी सकता है, वहां पर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उस एज में अगर वो पहुंच गया है, सिर्फ तभी जो है उसको आप जंगल में वापस री इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है? अब चैलेंजेस सबसे बड़े, जैसे मैंने आपको बोला था कि सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, 1% चांस है कि वो इसमें सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार यही होता है सबसे ज्यादा, तो कि बाकी टाइगर्स जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते उसको मार सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये प्रोसेस बड़ा कॉस्टली है, देख रहे हो आप कितना 2 साल तक उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। फिर जब उसको री इंट्रोड्यूस भी कर देंगे उसके ऊपर तब भी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, और कहीं उसको कोई किसी और टाइगर से थ्रेट तो नहीं है, किसी और वाइल्ड एनिमल से थ्रेट तो नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कि उसको सिंपल हम जू में डाल दें, ठीक है। तो now let us see this topic in English: rewilding. So Periyar Tiger Reserve, they have planned that they will be reintroducing an abandoned 9-month-old cub to the wild after rearing it in captivity for 2 years. So what is rewilding? Rewilding is basically the reintroduction of a wild animal into the jungle or the wild area. Okay, so NTCA under section 38O of the Wildlife Protection Act, it says in case a tiger cub has been orphaned or abandoned, then you will have to explore 3 options. The first option is, if it is possible to reunite that abandoned cub, then you reunite it with its mother. Okay, but in case if that cub is an orphan, then you can explore the second option, which is shift the cub to a suitable zoo. But the third option is reintroduction of the cub into the wild, which is the most precarious situation, which is the most dangerous situation, and the chances of survival are very less. But the Periyar Tiger Reserve is taking the risk. In case this becomes successful, then it will set the ball rolling for other such experiments in the future. Okay, so how this entire process is done, NTCA says that you have to rear that tiger cub in an in situ enclosure. So in situ enclosure means you have to generate a similar habitat or a similar environment for that cub as that of a wild area, so that this cub knows that, so that this cub has an experience of living in that wild area for at least 2 years. And if that cub has a successful record of at least 50 kills, only then you can think that this tiger cub will survive in the wild area. Okay, so similarly, we have to ensure that basically the NTCA says that you have to ensure that this cub will not have any contact with humans. In case the humans want to approach them, then they have to put a tiger mask, they have to wear the clothes of a tiger stripe pattern, and they will have to smear themselves with tiger urine and feces, so that this cub thinks that that a tiger is approaching them, and he or she does not see a human being. Okay, so
only after ensuring that the tiger cub is in prime health and it has reached the dispersing age. So the dispersing age is the age limit when a tiger or any animal for that matter is ready to move to another location, and it can survive in that location as well as reproduce in that location. So after ensuring all this, you can attempt the reintroduction of that tiger cub into the wild. So there are certain challenges. Of course, these challenges are very huge. Like I've said, the chances of survival are very less. Almost there is a chance of just less than 1% that this tiger will survive in the wild, because as I've told you, other tigers will not accept that tiger cub, because they will identify that this tiger is a new species in our area, and it is not as good as them in it is not as good as them in living in the wild. Okay, so and this process is also very costly, because the people who are ensuring this reintroduction, they will have to keep a tab over the tiger since the first instance. They will have to keep that for 2 years. They will have to keep a tab over the tiger's behavior and all that. And even after its reintroduction into the wild, they will have to keep surveillance over the animal, so that none of the other animals kill him or kill her, and that tiger cub does not feel different or indifferent in that location. So that's why this surveillance will be necessary, and entire process becomes too costly. Okay, so now let us see the next topic, which is अहमदाबाद साइंस सिटी. तो पीएम मोदी जो है वो अभी कुछ टाइम में जो है वो एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क जो है उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं साइंस सिटी प्रीमिसेस में अहमदाबाद में. तो साइंस सिटी जो है वो 1999 में बनाई गई थी जो है अहमदाबाद में, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, और ये होली ओन्ड गवर्नमेंट सोसाइटी है. इसका मेन मोटिव था कि हम साइंस एजुकेशन एंटरटेनमेंट के थ्रू जो है वो लोगों को दे सकें. यहाँ पर 2009 तक जो है वो आपको पता है गुजरात ग्लोबल समिट, जो वाइब्रेंट समिट होता था इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, वहाँ ये वेन्यू होता था 2009 तक. उसके बाद वो वेन्यू चेंज होता रहता है. ठीक है, तो अभी एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, इसके कुछ फीचर्स हैं जो इनॉग्रेट होने वाले हैं. एक्वेटिक गैलरी में एक बहुत सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है 28 मीटर शार्क टनल. यहाँ पर अलग अलग तरह की शार्क देखने को मिलेंगी, ग्रे रीफ शार्क्स, बॉनेट हेड शार्क्स, जीब्रा शार्क्स. ठीक है, फिर रोबोटिक गैलरी सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो रोबोटिक गैलरी है, जिसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रैक बनाया जा रहा है. एक ऐसा कैफेटेरिया होगा जहां पर जो आपको खाना सर्व कर रहे हैं वो भी रोबोट होंगे, जो आपका खाना बना रहे हैं वो भी रोबोट होंगे. ठीक है, फिर अलग अलग तरह के पॉप कल्चर रोबोट्स जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो रखे जाएंगे. एक ह्यूमनॉइड रोबोट, असीमो नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट भी यहाँ पर होगा. ठीक है, फिर नेचर पार्क जो है वो भी बनाया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, उसको भी इनॉग्रेट किया जा रहा है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया गया है. ठीक है, अब क्योंकि जो विजिटर्स हैं उनको फ्लोरा के साथ भी जो है वो थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, उसके लिए नेचर पार्क बनाया गया है. ठीक है, सो now let us see this topic in English. Ahmedabad Science City. So PM Modi will be soon be inaugurating these three projects in the science city premises of Ahmedabad. This science city came up in 1999. It is an autonomous body under the Department of Science and Technology. It is a wholly owned government society. It aims to merge science education with entertainment, and what is unique about this is that it has remained a key venue for the biennial summit of Vibrant Gujarat Summit, which is conducted even now in Gujarat for investments in Gujarat. Okay, so until 2009, this was the summit of Vibrant Gujarat Global Summit, and there are some features of the areas which will be inaugurated by PM Modi. The first one is aquatic gallery. So the special feature of this aquatic gallery is that there will be a 28-meter shark tunnel in which several sharks will be accommodated, and grey reef sharks, bonnet head sharks, zebra sharks, all these will be available, and people can see this through this gallery. Okay, and
there is the one that I have liked is the robotic gallery. So there will be a 3-story unit with a self-driving car track, and there will be a cafeteria which will be manned by robot servers, and they will be serving you food, and the food will itself will be prepared by the robots. Okay, so a humanoid robot, a SEMO, will also be there. Okay, and similarly a nature park is also being built, and this has been designed in collaboration with the forest department, so that people can be acquainted with the flora, because it is also a part of science. Okay, so नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूवीसी डिसइंफेक्शन. तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में वो यूवीसी डिसइंफेक्शन जो है वो करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ताकि जो है एयर बॉर्न ट्रांसमिशन जो है वो कोरोना का ना हो सके. ठीक है, इसको बनाया किसने है? CSIR की CSIO जो लैब है उन्होंने इसको बनाया है. क्या यूवीसी जो है, जो यूवी की सी रेज होती हैं, वो क्या कोरोना वायरस को ख़त्म कर देती हैं? यस. एक पेपर पब्लिश हुआ था जून 2022 में. उसमें कहा गया है कि जो ये यूवी रेडिएशन होती है, यूवीसी रेडिएशन, ये जो आउटर प्रोटीन कोटिंग होती है सार्स कोरोना वायरस की, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. उससे ये जो वायरस होता है ये खत्म हो जाता है. ठीक है, अब अल्ट्रा वायलेट लाइट के बारे में देखो थोड़ा सा. ये ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ 10 से लेके 400 नैनोमीटर होती है. ठीक है, और ये विजिबल लाइट से तो शॉर्टर होती है. ठीक है, ऑफकोर्स. और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह होती है. 10% ऑफ टोटल लाइट फ्रॉम द सन जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट ही होती है. ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी 3 तरह की होती है, अल्ट्रावायलेट A, B और C. जो अल्ट्रावायलेट A है वो 98.7% जो हमारे अर्थ पे लाइट आती है अल्ट्रावायलेट, जो भी जितनी भी अल्ट्रावायलेट आती है उसमें जो 98% जो है वो यही UVA है. ठीक है, और इससे हमारे को एजिंग ऑफ स्किन, फेडिंग ऑफ पेंट्स, डाइज, या फिर मेलानोमा जो स्किन कैंसर होता है वो इसी से ही होता है. अल्ट्रावायलेट B जो है वो 1.3%, जो जितनी भी टोटल हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसमें जो 1.3% है वो अल्ट्रावायलेट B होती हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इससे सन बर्न और टैन भी होता है. ठीक है, ऑफ कोर्स. अब आपको पता है ना कि अल्ट्रावायलेट को रोकने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? ओजोन करती है. ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट C है वो हमारे जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, 0% रेज उसकी पहुंचती है, मतलब नहीं पहुंच पाती है. और अगर ये पहुंचती, या फिर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये लीजन्स ऑन द स्किन कर सकती हैं, मतलब वुंड्स, मतलब आपके एक तरह से घाव तक कर सकती हैं आपके स्किन के ऊपर. ठीक है, इसीलिए जो ये यूवी की जो आपकी जो रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट होती है डिसइंफेक्शन की, ये जब रूम में कोई भी ना हो तब की जाती है, क्योंकि अगर कोई होगा तो उसकी जो है स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. ठीक है, so now let us see this topic in English. UVC disinfection. So the government has decided that they will be using this UVC disinfection technology in parliament, so that mitigation of airborne transmission of SARS-CoV-2 can be ensured. Okay, this UVC air duct disinfection has been developed by CSIO lab, and can this UVC rays kill coronavirus? Yes, a paper was published in June 2020 that this UVC radiation destroys the outer protein of the virus, and the virus gets killed by this destruction. Okay, so we have been using this UVC for decades to disinfect the air in hospitals, laboratories, and etc. But this disinfection is carried out during the time when there is nobody in that room, because this UVC rays can be harmful for our skin. Okay, so this ultraviolet rays, they have a wavelength of about 10 to 400 nanometer, and they are shorter than visible light, and it is but it is of course longer than X-rays, and it is a type of electromagnetic radiation. It contributes 10% of the total light from the sun which reaches on the earth, and it can be classified into 3 components: A, B, and C. So the ultraviolet A is the majority of the ultraviolet rays that reach earth are ultraviolet A. It causes aging of the skin, fading of paints and dyes, but it also causes melanoma, which is a special type of skin cancer. So that's why ozone layer becomes important, because it prevents us from ultraviolet light. So, and there is ultraviolet B, which is the 1.3% of UV rays which reach the earth's surface. They are ultraviolet B. Okay, they cause sunburn and tan, but they are important because they produce vitamin D in our body. Okay, so there is ultraviolet C also. It does not reach the earth because it gets scattered and absorbed by the atmospheric oxygen, nitrogen, and ozone. And if somehow someday it reaches earth, it will
create destruction because it will cause lesions on the skin. It means it will cause wounds all on our skin, and it will be very destructive for our human body. Okay, so now let us see the next topic, which is रिटेल डायरेक्ट गिल्ट. तो आरबीआई ने ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ट एक अकाउंट बनाया ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदते हैं, जो है वो अपना अकाउंट खोल सके सेंट्रल बैंक के साथ, और वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकें, परचेज कर सकें. ठीक है, तो इसमें इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों ही ये अकाउंट बना सकेंगे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, और जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डील कर सकेंगे. ओके, सो इतना ही है ये टॉपिक. आरबीआई. So now let us see this topic in English. RBI has announced that they will be creating a retail direct gilt account for both resident Indian retail investors and non-resident retail investors, so that they can deal in the government bonds. Okay, and this account will be created with RBI for these retail investors, and they can deal both in primary market, primary auctions, as well as secondary market trading. It can be done in these RDG accounts. Okay, so it can be opened singly, or it can also be opened as a joint account with other retail investors, and this will be basically provided to them so that they can trade in government bonds. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.